Hello everyone, welcome to our online platform of chemical educators। पिछले क्लासेस में हमने जेटीडी की पूरा चर्चा कर लिए थे। आज उसकी एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एप्लीकेशन ऑफ जेटीडी। तो पहला एप्लीकेशन आपका आएगा जेटीडी और जॉन टेलर इफेक्ट। ठीक है, पहला एप्लीकेशन आपका आएगा काइनेटिक रिएक्टिविटी। दूसरा आएगा आपका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। ठीक है, काइनेटिक रिएक्टिविटी में क्या होता है हम देखेंगे। इफेक्ट ऑफ जेटीडी ऑन काइनेटिक रिएक्टिविटी। ठीक है, पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे सिर्फ मैं एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इसकी एप्लीकेशन की चर्चा कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। तो ये आपका है ऑक्टाहेड्रल था। ठीक है, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब है 6 बॉन्ड आपका सेम है, बॉन्ड लेंथ सेम है। तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल से जब आपका जेटीडी होगा, ठीक है, किसी में अगर आपका जेटीडी हो रहा है, तो जेटीडी की वजह से ये क्या होगा, आपका डिस्टॉर्टेड आएगा। ठीक है, ये आपका पहले क्या होगा, डिस्टॉर्टेड आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, उसके बाद जब स्प्लिटिंग होगा उसकी तो आगे चर्चा करेंगे। तो क्या होगा, आपका डिस्टॉर्शन आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं एक वाई ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपका एक्सियल बॉन्ड को रिप्लेस करके, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये सब्स्टिट्यूट किसी को करना। ठीक है, एक्सियल बॉन्ड को, कोई भी एक्सियल एक बॉन्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेगा। क्यों ले लेगा, इसकी वजह यह है कि हमें पता है जेटीडी बढ़ने से विथ इंक्रीज इन जेटीडी क्या होगा, आपका जेड आउट इंक्रीजेस। यस और नो, क्योंकि हम जेड इन की बात नहीं कर रहे हैं, जेड इन में वीक जेटीडी होता है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग जेटीडी की बात कर रहे हैं। जेड इन में आपका क्या होता है, वीक जेटीडी होता है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। तो जब एक्सट्रीम जेड आउट का केस आएगा तो उसमें क्या होगा, आपका एक बॉन्ड है आपका मेटल लिगैंड, बॉन्ड लेंथ है आपका ये, और दूसरा आपका है ये वाला। तो आप खुद ही समझ सकते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, मेटल लिगैंड के बीच डिस्टेंस क्या है, कम। और मेटल लिगैंड के बीच ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, सिर्फ अट्रैक्शन की ही वजह से। ठीक है, इनके बीच अट्रैक्शन है, इसलिए ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन, जितना बॉन्ड लेंथ कम, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। ये सर नो, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जितना कम आपका, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ आपका यहाँ पे ज़्यादा, तो मेटल और लिगैंड के बीच अट्रैक्शन आपका क्या है, अट्रैक्शन आपका है लेस। तो अट्रैक्शन जितना ज़्यादा घटेगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड और मेटल और लिगैंड के बीच जो होगा बॉन्ड डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। और जितना बढ़ेगा अट्रैक्शन उतना ही घटेगा, और अट्रैक्शन घटते घटते क्या होगा, ये लिगैंड
क्या होगा आपका, टूट जाएगा। मेटल और लिगैंड के बीच जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा। तो वही होता है जेटीडी में एक्सट्रीम जेड आउट के केस में। इन एक्सट्रीम जेड आउट ये क्या होता है आपका, बॉन्ड जो है ना जेड एक्सिस के अलंग आपका बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और ऐसा एक टाइम आएगा जिसमें क्या होगा आपका, एक बॉन्ड आपका टूटना इजी हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिशन बोलते हैं। तो एक्सियल फिशन की वजह से क्या होगा आपका, एक्सियल फिजन की वजह से आपका क्या होगा, एक्सियल फिजन की वजह से आपका होगा बॉन्ड इज इजियर टू ब्रेक। और जब बॉन्ड इजी होगा ब्रेक करने के लिए, तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको ही रिप्लेस करना है। तो ये जब बॉन्ड टूटेगा ये आपका जुड़ जाएगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फास्ट। ठीक है, तो ये आपका है मीन्स रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजेस। ये आपका है काइनेटिक रिएक्टिविटी। तो मीन जेटीडी जितना ज़्यादा होगा आपका उतना ही क्या होगा आपका, रिएक्टिविटी ऑफ काइनेटिक रिएक्टिविटी उतना ही आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जेड आउट इंक्रीजेस implies rate of substitution increases, bond is easier to break। कौन सा बॉन्ड, एक्सियल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल फिशन। तो होगा क्या, जेड आउट मतलब जेटीडी डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, जेटीडी डोमिनेट करने की वजह से काइनेटिक रिएक्टिविटी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब नया लिगैंड सब्स्टिट्यूट करेगा इसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक रिएक्टिविटी। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ NiH2O6 CuH2O6, तो मुझे बताइए किसमें काइनेटिक रिएक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है। NiH2O6 2 प्लस CuH2O6 2 प्लस। ठीक है, तो इसमें काइनेटिक रिएक्टिविटी किस में ज़्यादा हो रहा है, काइनेटिक रिएक्टिविटी ज़्यादा किस में हो रहा है, अगर इसको x इसको y ले लेता हूँ तो होगा क्या, y ग्रेटर देन x। क्यों, क्योंकि ये आपका D8 का केस है और D8 में आपका क्या होता है, जेटीडी होता ही नहीं। और ये आपका D9 का केस है, D9 का मतलब है EG3, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेटीडी होता है। ठीक है, ये होगा आपका काइनेटिक रिएक्टिविटी। इसी क्वेश्चन को लेके अगर मैं आपको पूछूं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा होगा, तो आंसर वो भी आएगा आपका y ग्रेटर देन x।
मीन्स रिएक्टिविटी भी कपर का ज़्यादा, कपर का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टिविटी भी उसका ज़्यादा और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी उसका ही ज़्यादा है। ये थोड़ा मतलब आपको लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यह आपको मैं समझा देता हूँ कि कंफ्यूजिंग ये नहीं है। रिएक्टिविटी इसमें ज़्यादा हो रहा है जेटीडी की वजह से, और उसी जेटीडी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है आपका स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आ रहा है कपर में। ठीक है, तो इरविंग विलियम्स सीरीज में हम पढ़ेंगे, आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आप देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंगनीज आयरन, मैंगनीज फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ठीक है, और कॉपर के बाद क्या होगा, सबसे ज़्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबल कौन सा रहेगा आपका, कॉपर 2+। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है आपका, एनर्जी रिलीज होना, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका जेटीडी सबसे ज़्यादा, जेटीडी सबसे ज़्यादा ही वजह से क्या होगा आपका यहाँ पे जॉन टेलर स्टेबलाइजिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो एनर्जी रिलीज जिसमें ज़्यादा होगा वो आपका होगा क्या, उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो ये है आपका EG3 का केस। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं अगर EG3 का केस है तो कॉपर 2+ के साथ साथ मैं अगर कंपेयर करूं Mn3+। ठीक है, तो ये आपका क्या है EG3, ये भी आपका है EG1। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं, आप देखिए Mn2+, यहाँ पे है आपका 3+। इरविंग विलियम्स सीरीज आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए बोलता है, 3 के लिए कुछ नहीं बोलता। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे भी आपका होगा थर्मोडायनामिक स्टेबल। तो आपका क्या, मैं इसलिए लिखा ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है आपका कंपैरिजन Mn3+ के साथ पूछ लेगा। मीन्स क्वेश्चन आपका आ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज more thermodynamic stable, which of the following is thermodynamic stable, which of the following is thermodynamic stable। तो आप क्या लिखेंगे, ऑप्शन आपका है Mn2+, Fe3+, Mn3+, कोबाल्ट 2+। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा Mn3+, क्योंकि यहाँ पे EG1 का कॉन्फ़िगरेशन है और EG1 का मतलब है आपका जेड आउट। तो एक्सट्रीम जेड आउट के केस में आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो Mn3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ये आपका क्या है D4 हाई स्पिन वाटर के साथ। ठीक है, तो D4 हाई स्पिन। तो अगर ये आपका है D4 हाई स्पिन, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, तो उसी के कंपैरिजन में अगर क्वेश्चन पूछे मीन्स MnH2O6 3+ क्रोमियम H2O6 2+, ये भी आपका D4 हाई स्पिन, ये भी है आपका D4 हाई स्पिन। ठीक है, तो मुझे आप बताइए, दोनों हैं D4 हाई स्पिन, दोनों ही है आपका EG1 का केस।
तो कौन ज़्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबल होगा, कौन आपका ज़्यादा काइनेटिक रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा इन दोनों कॉम्प्लेक्स में। EG1 का केस है, ये आपका +2 में आप देख सकते हैं, मैं जो लिखा था ये वाला क्रोमियम इसके पीछे आएगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, Mn2+ भी क्रोमियम 2+ से ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक स्टेबल तो ये नहीं हो पाएगा, लेस थर्मोडायनामिक स्टेबल। क्यों? क्योंकि ये है आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी आपका D4 हाई स्पिन है, लेकिन ये क्या है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये आपका क्या होगा, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। लेकिन ये आपका क्या होगा, काइनेटिक रिएक्टिविटी उससे ज़्यादा, ठीक है। ये सब बात हम आगे जब पढ़ेंगे, काइनेटिक रिएक्टिविटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, उसकी चर्चा करेंगे। अब मैं बेसिक से आपको बता दिया कि जेटीडी की वजह से आपका थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी आएगा, जितना ज़्यादा जेटीडी उतना ज़्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी और उतना ही ज़्यादा काइनेटिक रिएक्टिविटी। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उन दोनों को आपको कंपैरिजन करके देख के चलना है। ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये सीरीज आपको, ये तो आप बचपन से ही पढ़ रहे होंगे, तो ये सीरीज आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है। तो मैंगनीज +3 के साथ अगर क्रोमियम +2 का कंपैरिजन दे रहा है, दोनों D4 हाई स्पिन है, EG1 कॉन्फ़िगरेशन है, फिर भी ये आपका क्या है, लेस थर्मोडायनामिक स्टेबल ड्यू टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो काइनेटिक रिएक्टिविटी लेकिन इसमें ज़्यादा, क्योंकि EG1 है। तो मैं आपको काइनेटिक रिएक्टिविटी में बता चुका हूँ कि जेड आउट जेड इन से ज़्यादा जेटीडी आपका इंक्रीज कहाँ पे होगा, जेड आउट में अगर हो रहा है तो जेड इन कंपेयर आप नहीं करेंगे, क्योंकि जेड इन में क्या हो रहा है आपका कम होता है, जो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जेड आउट होगा तो काइनेटिक रिएक्टिविटी तो ये ज़्यादा दिखाएगा, लेकिन इसकी कंपैरिजन अगर इसके साथ करें तो ये ज़्यादा थर्मोडायनामिक स्टेबल होगा, क्योंकि ये है आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये काइनेटिक रिएक्टिविटी आपका ज़्यादा शो करेगा। और काइनेटिक रिएक्टिविटी का मतलब क्या है आपका, लाबाइलिटी, लाबाइलिटी और लाबाइलनेस, ठीक है। तो ये आपका है ज़्यादा लाबाइलिटी शो करेगा, हाई काइनेटिक रिएक्टिविटी शो करेगा, ये आपका होगा थर्मोडायनामिक ज़्यादा स्टेबल। ये तो आपका 2 एप्लीकेशन चला गया। अब आते हैं तीसरे एप्लीकेशन पे। स्प्लिटिंग ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स एज एक्सट्रीम जेड आउट, ठीक है। हमें पता है D8 में आपका क्या होता है, जेटीडी आपका एब्सेंट होता है, ठीक है। D8 में आपका जेटीडी एब्सेंट होता है। तो क्यों बोलते हैं कि D8 आपका स्क्वायर प्लानर बनाता है, ये सब बातें हम यहाँ से चर्चा करना शुरू करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं एक्सट्रीम जेड आउट क्या होता है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका जेड एक्सिस में ये बॉन्ड आपका ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ, मीन्स बॉन्ड लेंथ अगर आपका इंक्रीज होते होते जा रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जब ये बॉन्ड क्या होगा आपका टूट जाएगा।
अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो बच क्या जाएगा आपका, ये देख सकते हैं, ये सिर्फ 4 बॉन्ड मेटल के साथ बना रहे हैं, ये आपका बच जाएगा। तो हो क्या जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। ठीक है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल से आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर हो जाएगा ऑक्टा। यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बॉन्ड आपका वीक है, नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज बॉन्ड इज ऑलरेडी वीक। ठीक है, बॉन्ड आपका क्या है, पहले से ही वीक होता जा रहा है, तो बॉन्ड टूट ही जाएगा, मीन्स कोई इसको रिप्लेस कर नहीं पाएगा। बॉन्ड मेटल लिगैंड बॉन्ड हैव लेसन अट्रैक्शन। ठीक है, एक्सियल के केस में एलोंगेशन, ड्यू टू एक्सियल एलोंगेशन बॉन्ड वीक। तो पहले समझते हैं कि स्प्लिटिंग कैसे होता है स्क्वायर प्लानर में। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया। जब जेड एक्सिस के अलॉन्ग आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो वो क्या रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टाइम आएगा कि मेटल और लिगैंड के बीच एक्सिस के अलॉन्ग आपका अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, तो बॉन्ड क्या होगा आपका, टूट जाएगा। तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल से आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लानर। तो पहले मैं ले लेता हूँ आपका, ये आपका सिंपल सा है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल में आपका स्प्लिटिंग कैसा होता है, T2G EG। ठीक है, अब मैं करता हूं, इससे हमने क्या किया, JTD जब आया तो ये क्या हुआ आपका, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हुआ एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये आपका क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, स्प्लिटिंग होगा, यस और नो। तो यहाँ से मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा आपका, स्प्लिटिंग डायग्राम में आपको बना चुका हूँ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल में। तो ऊपर चला जाएगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा dz स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा, dxy yz dzx। ठीक है, ये तो आपका है जेड आउट। ठीक है, एक्सट्रीम जेड आउट की केस में ले रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो जेड आउट में क्या होगा, यहाँ इनके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा रिपल्सन लगेगा तो ये ऊपर जाएंगे। ये तो हो गया आपका डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मैंने आपको क्या समझाया कि यहाँ पे देखिए पहले बॉन्ड लेंथ सभी का सेम था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सियली बॉन्ड लेंथ आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मीन स्प्लिटिंग भी उसी हिसाब से क्या होगा,
बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट होगा। तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, तो ये जो स्प्लिटिंग है आपका, ये आपका क्या था, डेल्टा 1, ये आपका क्या था, डेल्टा 2। तो ये स्प्लिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये क्या होगा आपका, ऊपर जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, नीचे आएगा, डी जेड स्क्वायर। और एक इंक यूज कर लेता हूँ। तो ये भी क्या होगा आपका, ये दोनों भी स्प्लिट हो रहे हैं, ये दोनों भी स्प्लिट हो रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये ऊपर जाएगा, डी एक्स वाई। तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके, नीचे आएंगे। आ क्या गया आपका, डी वाई जेड डी जेड एक्स। ठीक है। तो बॉन्ड तो आपका टूट गया, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से बॉन्ड टूट गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लानर का स्प्लिटिंग। ठीक है, स्क्वायर प्लानर का स्प्लिटिंग डायग्राम 3D सीरीज के लिए। और आप लोगों को पता है कि 4D 5D पे हम जाने पे वहाँ पे क्या होता है, और ज़्यादा स्प्लिटिंग होता है। अगर और ज़्यादा स्प्लिटिंग होगा तो डी जेड स्क्वायर क्या होगा, ये तो आपका बहुत ही ऊपर चला जाएगा, इसकी बात छोड़िए। ठीक है, लेकिन डी जेड स्क्वायर क्या हो रहा है, इनके बीच स्प्लिट हो रहा था, तो ये एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा, खुद ही देखना, कि डी जेड स्क्वायर का एनर्जी ना डी एक्स वाई जेड डी जेड एक्स के स्प्लिटिंग से नीचे चला आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। ये आपका होगा डी वाई जेड डी जेड एक्स। और ये क्या है आपका, ये भी आपका ऊपर जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, डी एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये आपका क्या आ गया, डी जेड स्क्वायर। ये आपका है डी वाई जेड डी जेड एक्स। ये आपका क्या है, डी एक्स वाई। मैं इसलिए चेंज किया क्योंकि इनके बीच जो एनर्जी गैप रहता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग एनर्जी रहेगा आपका, ये बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसको मैं डेल्टा 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, डेल्टा 2। ये आपका है डेल्टा 3। यहाँ पे भी आपका क्या है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है, स्क्वायर प्लानर का स्प्लिटिंग। ठीक है, ये पूरा का पूरा है आपका डेल्टा एस पी, स्क्वायर प्लानर का स्प्लिटिंग। तो ये आपका क्या आएगा, किसके लिए आएगा, 4D 5D सीरीज के लिए स्क्वायर प्लानर का। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके लिए आएगा, ये आपका आएगा 4D 5D सीरीज के लिए। मीन्स डी जेड स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा क्योंकि स्प्लिटिंग हो रहा है, और सबसे ऊपर चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको मैं बोल चुका हूं कि डेल्टा 1 हमेशा क्या रहेगा, पेयरिंग से ज़्यादा। डेल्टा 2 डेल्टा 3 आपका क्या रहेंगे, पेयरिंग से कम।
ठीक है। डेल्टा 1 आपका हमेशा रहेगा पेयरिंग से ज़्यादा, डेल्टा 2 डेल्टा 3 आपका क्या रहेंगे, पेयरिंग से हमेशा कम। तो डेल्टा 1 को आप ये भी बोल सकते हैं मेन स्प्लिटिंग बैरियर या फिर प्राइमरी स्प्लिटिंग बैरियर, मेन स्प्लिटिंग बैरियर या फिर प्राइमरी स्प्लिटिंग बैरियर। ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से हम एक बार बना लेते हैं ताकि इसके ऊपर क्वेश्चन हम कर सकें। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे फिलिंग कैसे होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। तो ये आपका है 5 ऑर्बिटल, ठीक है। ये आपका है डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्या है, डी जेड स्क्वायर। ठीक है। ये आपका क्या है, डी एक्स वाई। ये आपका है डी वाई जेड, डी जेड एक्स। तो ये 3D सीरीज का मतलब क्या है, किसके लिए आएगा आपका, निकेल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, ठीक है, या फिर कॉपर 3 प्लस। क्योंकि आप लोगों को पता है कि निकेल में आपका D8 में स्क्वायर प्लानर बनता है, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर प्लानर बनता है, लेकिन जेटीडी का स्प्लिटिंग तो होता ही नहीं, क्योंकि जेटीडी D8 में आपका नहीं आता, वो तो आगे हम समझेंगे। सिर्फ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये किस में आएगा, 3D सीरीज में है, मतलब निकेल में आपको बनता है, ये आपको पता है, तो D8 में मैं बना दिया। क्यों बना दिया मैं आगे आपको समझाऊंगा। जेटीडी होता नहीं तो क्या होता है, कैसे होता है। तो ये आपका हो गया D8 के लिए, मतलब 3D सीरीज के लिए। तो ये आपका है बैरी सेंटर। ठीक है। तो ये आपका है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स वाई, ये आपका है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, वाई जेड डी जेड एक्स। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है, डी एक्स वाई, ये आपका है डी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर। ठीक है। ये आपका है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। ये आपका है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। ठीक है। तो वो उसमें क्या आएगा आपका 4D 5D सीरीज के लिए। तो ठीक है, ये आएगा आपका स्क्वायर प्लानर। तो एनर्जी अब हम फील करते हैं। तो पहला एनर्जी आपका किस में जाएगा, अभी इस बैरियर को हटा देता हूं। ठीक है। अगर
आपका इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, D8 के लिए, ठीक है, D8 के लिए कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें, दूसरा जाएगा यहाँ पे, तीसरा जाएगा वहाँ पे, 1 2 3, चौथा जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसके बाद क्या होगा, पांचवा ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि λ1 डेल्टा 1 आपका क्या है, ग्रेटर देन P, पेयरिंग एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा है। तो चौथा इलेक्ट्रॉन आपका dxy में जाएगा, लेकिन पांचवा आपका dx² में नहीं जा पाएगा क्योंकि λ1 आपका बहुत ही ज़्यादा है। तो पांचवा कहाँ पे चला आएगा, यहाँ पे। तो यह क्या हुआ, 5th, तो 6th यहाँ पे होगा, 7th यहाँ पे होगा, 8th यहाँ पे होगा, ठीक है। 9th जब इलेक्ट्रॉन आएगा D9 के केस में 9th इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, ये सन, क्योंकि अभी बचा ही नहीं कुछ, तो कहाँ पे जाएगा, 9th इलेक्ट्रॉन आपका, इसके पास चारा था, 8th इलेक्ट्रॉन से पहले इनके पास क्या था, मजबूरी नहीं था, तो ये पेयरिंग एनर्जी को, छोटा था तो पेयरिंग एनर्जी यूज कर रहे थे और पेयर कर रहे थे। लेकिन 9th इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी चारा नहीं है, तो ये मजबूरी में ऊपर ही जाएगा। तो D9 में क्या जाएगा आपका, 1 इलेक्ट्रॉन इन dx²y²। तो मुझे बताइए D10 जब अगर होगा, क्वेश्चन आपका अगर ऐसा आया, फॉर स्क्वायर प्लानर 10th इलेक्ट्रॉन goes to which ऑर्बिटल, ठीक है। ऑप्शन है आपका है dx²y², बी है आपका dxy, सी है आपका dz², डी है आपका नॉन। बताइए, मैं तो आपको बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रॉन फील ऐसा होगा तो 10th इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, dx²y² में, हाँ या ना। तो आपका गलत हो जाएगा। कभी आप क्वेश्चन अगर इस हिसाब से, अगर ये आपका आंसर है तो आप अभी तक कुछ समझे नहीं, ये बात से पता चल रहा है आप अभी तक कुछ भी नहीं समझे, क्योंकि D10 का मतलब है 10th इलेक्ट्रॉन, इसलिए लिख दिया, D10 लिख देता तो आपको शायद पता चल जाता। D10 का मतलब है आपका स्क्वायर प्लानर होगा ही नहीं। D10 में आपको मैं क्या बता चुका हूं, टेट्राहेड्रल आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस हिसाब से क्यों फील होगा, समझ रहे हैं। ये तो स्क्वायर प्लानर का आपका है, मैं सिर्फ लिख लिया फॉर स्क्वायर प्लानर 10th इलेक्ट्रॉन गोज टू, स्क्वायर प्लानर ही नहीं होगा। D10 में आपका स्क्वायर प्लानर कभी होता है क्या, तो अगर स्क्वायर प्लानर नहीं होगा, ये स्प्लिटिंग डायग्राम ऐसे क्यों आएगा। तो D10 में आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा नॉन। इस हिसाब से आपका D10 का फिलअप होता ही नहीं, स्क्वायर प्लानर में D10 आएगा ही नहीं। तो ठीक है, सिर्फ D8 D9 की केस में आपका आएगा स्क्वायर प्लानर। और वहाँ पे भी है कि D8 में आपका ZTD होता ही नहीं, और मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ZTD से ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग करवा के स्क्वायर प्लानर का स्प्लिटिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल का एक्सट्रीम ZTD केस लेके आपको दिखा रहा हूँ स्क्वायर प्लानर कैसे हो रहा है। तो क्या आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या ये है कि ZTD इज नेसेसरी फॉर स्क्वायर प्लानर फॉर्मेशन, ZTD नेसेसरी है क्या स्क्वायर प्लानर फॉर्मेशन के लिए, नहीं, ZTD नेसेसरी नहीं है। अब समझते हैं, मैंने आपको ऊपर क्या लिखा, dx²y², ये सर नो, स्क्वायर प्लानर के लिए, ठीक है, स्क्वायर प्लानर सबसे ऊपर चला गया dx²y² मीन्स 3D का, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, s होगा 4s का, उसके ऊपर क्या होगा 4p का, उसके बाद क्या होगा 4p का 2 ही px py, ठीक है। ये सर नो, उसके ऊपर होगा 3D के ऊपर होगा ये सब, ये तो बहुत ही ऊपर चला गया।
VBT में आपने एक बार समझा होगा, D8 का केस ले लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। D9 में तो आपका ट्रांसफरेंस हो रहा था, वो तो हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, हम बोल रहे थे ऑर्बिटल हमें वैकेंट चाहिए, तो ये क्या होगा, आपका पेयरिंग हो जा रहा था, तो पेयरिंग होने की वजह से ये क्या हो रहा था आपका, ठीक है, पेयरिंग होने की वजह से ये आपका पेयरिंग हो गया, तो वैकेंट d ऑर्बिटल हमें मिल गया। उसके बाद था s, उसके बाद था p, तो हमें क्या चाहिए था, ये 4 ऑर्बिटल, तो AdSp2। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, dx² y² s px py, और स्प्लिटिंग डायग्राम से आपको यही मिला। D8 के केस में आपका क्या हो रहा है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, यस और नो। तो स्क्वायर प्लानर के लिए कौन से d ऑर्बिटल यूज होता है आपका, dx² y। ये VBT से हमें मिला था, ये हमने प्रूव यहाँ पे कर दिया कि क्यों यूज होता है dx² y², क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन तक आप कहाँ तक फील करेंगे, dx² y² में इलेक्ट्रॉन आपका नहीं जाएगा, क्योंकि डेल्टा आपका क्या है, पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं D8 D9 की कंपैरिजन, ठीक है, D8 D9 की कंपैरिजन। Comparison of D8 and D9 square planar complex। D8 में क्या हो रहा है आपका, डायरेक्टली कर रहा हूं, ठीक है, ये आपका है dxy dyz, ये आपका है dz², yz dzx, dz² dxy dx² y², ठीक है। D8 के लिए ये बना दिया मैंने। D9 के लिए अब मैं 3D में ले रहा हूँ, आप 4D 5D में इसको सेम ही समझ सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, dz² को नीचे लाना है, dyz dzx में ऊपर लेना है। इलेक्ट्रॉन फीलिंग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ, यहाँ तक फिलअप आप करते जाएंगे, ठीक है, हुम्स रूल को मान के आप फिलअप करते जाएंगे। तो dx² y² dxy dz² dyz dzx। D8 में होता क्या है आपका, D8 में आपका है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। लेकिन D8 में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आ गया 9th इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 4 1 5 1 5 2 6 3 7 4 8 1 5 2 6 3 7 4 8, मीन्स इलेक्ट्रॉन नंबर में कर रहा हूँ, 1 एक नंबर इलेक्ट्रॉन, 5 नंबर का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनर्जी गैप, मैंने क्या बोला आपका, बहुत ही ज्यादा, और ऊपर में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, मतलब इसका एनर्जी क्या है, टू मच एनर्जी ऑफ 9th इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेबलाइज बोलते हैं, यस सर नो, डिस्टेबलाइज्ड इलेक्ट्रॉन।
अगर इलेक्ट्रॉन डिस्टेबलाइज्ड है तो टोटल कॉम्प्लेक्स को क्या बनाएगा आपका, टोटल कॉम्प्लेक्स विल बी लेस स्टेबल। यस और नो। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, D8 में आपका ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा था और यह है सबसे आपका ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी गैप स्क्वायर प्लानर के लिए। तो D8 के लिए आपका dx²y² ऊपर में इलेक्ट्रॉन आपका नहीं जा रहा था, लेकिन D9 में क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा dx²y² में। अगर इलेक्ट्रॉन dx²y² में गया तो एनर्जी क्या होगा आपका, बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा उस इलेक्ट्रॉन के पास। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका डिस्टेबलाइज हो जाएगा और वो टोटल कॉम्प्लेक्स को क्या बना देगा, लेस स्टेबल या डिस्टेबलाइज बना देगा। इसी वजह से आपका क्या होता है अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कोई पूछे कि बताइए निकेल 2+ कॉपर 2+ में आपका कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो आप क्या लगाएंगे, D8 आपका ज़्यादा स्टेबल होगा कॉपर में, मतलब निकेल का D8 का ज़्यादा स्टेबल होगा D9 के मुकाबले। लेकिन अगर इसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बोलते तो क्या होता आपका, निकेल और कॉपर के बीच तो आपका क्या हो जाता, D9 आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाता कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपका यही तकलीफ है। क्यों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए मैंने आपको क्या, एर्विन विलियम्स सीरीज में मैंने आपको दिखाया था आज ही कि निकेल 2+ और कॉपर 2+ में सबसे ज़्यादा कौन रहता है, कॉपर 2+। ठीक है, जिंक 2+ से भी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये D10 है, तो इसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको क्या बताया था, आयरन से लेके कॉपर तक ग्रेजुअली आपका स्टेबिलिटी बढ़ता है, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए D8 D9 अगर आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लग रहा है, तो होगा क्या आपका, ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, D8 आपका ज़्यादा स्टेबल रहेगा ना कि D9। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए D9 रहेगा क्योंकि ये आपका सीरीज में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर Li(L4 2+) और Cu(L4 2+) के बीच कोई पूछे बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो Li(L4 2+) होगा। अगर आपका Li(L6 2+) Cu(L6 2+) में कोई पूछे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, होगा आपका Cu(Li2+) और L आपका क्या होगा, मैं अभी बता चुका हूं आपको, L आपका होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, L आपका होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब मत मान के चलिएगा कि टेट्राहेड्रल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होना चाहिए, मीन स्क्वायर प्लानर। ठीक है, यही वजह है कि आगे हम देखेंगे, फिर भी यहीं पे आप देख सकते हैं, यही वजह है आपका कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में आपका D8 D9 D7 से D9, ठीक है, D7 से D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट मेनली। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इंग्लिश भी बहुत भारी है। D7 से D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेनली डज नॉट एग्जिस्ट
विथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। ठीक है, इसलिए आप CuCN6 4- आपका क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपका ये एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये आपका कैसे एग्जिस्ट करता है, CuCN4 2-। ठीक है, स्क्वायर प्लानर में आपका एग्जिस्ट करता है, क्योंकि स्टेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसी में ही रहना पसंद करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल में आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा है नहीं, ये तो पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लगा है तो जेटीडी इसमें हो रहा है, तो जेड आउट एक्सट्रीम केस में ये तो टूटेगा, तो ये स्क्वायर प्लानर हो ही जाएगा। दूसरी बात हम समझ सकते हैं कि ये जब स्क्वायर प्लानर हो रहा है, स्क्वायर प्लानर में इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, तो ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी मिल रहा है तो ये स्क्वायर प्लानर में क्यों नहीं रहेगा, ऑक्टाहेड्रल में क्यों रहेगा। इसलिए क्या होता है, CuCN6 4- आपका ऑक्टाहेड्रल में एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरह आप कर सकते हैं CuCN6 4- भी आपका CuCN6 4- भी आपका एग्जिस्ट नहीं करता। क्या एग्जिस्ट करता है, CuCN4 2- आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मीन स्क्वायर प्लानर आपका एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऑक्टाहेड्रल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जेटीडी क्या नेसेसरी है कि स्क्वायर प्लानर बनाने के लिए, यही एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ठीक है, ये तो मैं आपको D9 का केस ले आऊँ या फिर D7 में, जहाँ पे आपका जेटीडी हो रहा है, तो वहाँ पे आप हाँ बोल सकते हैं कि जेटीडी हो रहा है, तो ठीक है स्प्लिटिंग हो जाएगा, तो आपका क्या होगा, स्प्लिटिंग हो रहा है तो आपका क्या होगा, स्क्वायर प्लानर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, CuCN6 4-। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा CuCN4 2-। ठीक है, किससे एग्जिस्ट करेगा, CuCN4 2- में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ आपको कि 6 लिगैंड टूट जाएंगे, 4 लिगैंड लगेंगे, 6 लिगैंड से जो लिगैंड आपका चला जाएगा तो 4 लिगैंड लगा रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा फॉर्मेशन उस हिसाब से नहीं होता, सिर्फ मैं आपको स्प्लिटिंग समझाने के लिए वो स्प्लिटिंग किया था। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, डायरेक्ट फॉर्मेशन होते हैं ये सब। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये स्प्लिट, हाँ यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग के हिसाब से आपको समझा पा रहा हूँ, आगे आप देखेंगे स्प्लिटिंग के हिसाब से ही समझा नहीं पाऊंगा। तो स्क्वायर प्लानर फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे 6 था, मैंने आपको क्या बोला कि दोनों एक्सियल जेड आउट की वजह से, एक्सट्रीम जेड आउट की वजह से टूट जाएंगे, तो 4 बच गया। तो ये तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली होगा क्या, Cu+4Cn- आपका क्या होगा, CuCN4 2-। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है। क्यों, अगर आप इस हिसाब से समझेंगे तो मुझे बताइए NiCN6 4-। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर प्लानर है, ये आपका क्या है, ये भी आपका है स्क्वायर प्लानर। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर प्लानर होगा, क्योंकि ये भी आपका D8 है, ये भी टूटेगा ना, हाँ या ना। अगर मैं यहां से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए कि ऑक्टाहेड्रल आपका स्प्लिट होके क्या हुआ, स्क्वायर प्लानर, तो ये भी 6 है। आपको पता है D8 आपका क्या बनाता है, मैंने ही आपको पढ़ाया है कि स्क्वायर प्लानर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में क्या होगा, D8 D9 आपका क्या होंगे, स्क्वायर प्लानर बनाएंगे। जब वीक फील्ड लिगैंड होंगे आपका टेट्राहेड्रल बनाएंगे, हाँ या ना।
D8 D9 SFL के केस में आपका होगा स्क्वायर प्लानर, WFL के केस में आपका क्या होगा टेट्राहेड्रल। अगर मैंने आपको समझाया कि D8 में स्क्वायर प्लानर हो रहा है और यहां पे आपने समझा कि स्क्वायर प्लानर कैसे हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल आपका जेड आउट एक्सट्रीम जेड आउट की वजह से टूट जाता है तो 4 लिगैंड बच जाते हैं। तो यहां पे भी ऐसा हो रहा होगा। अगर आपका NiCN4 2- आपका है स्क्वायर प्लानर तो ये कहां से फॉर्मेशन हो रहा होगा, इस हिसाब से अगर समझना चाहें तो ये भी क्या हो रहा होगा NiCN6 4- और ये NiCN6 4- आपका क्या हो रहा होगा स्प्लिट होके आपका NiCN4 2- दे रहा होगा, हाँ या ना। तो यहीं पे आप गलत हो जाएंगे क्योंकि ये आपका पहले तो यहां पे क्या हो रहा है D8 में आपका क्या हो रहा है JTD होता ही नहीं, यस और नो। D8 में आपका क्या होता है इन D8 नो JTD, ठीक है। क्यों? क्योंकि D8 का अगर मैं बनाने के ऑक्टाहेड्रल दिखाऊं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपका क्या है सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल सेट में आपका क्या होगा JTD नहीं होगा, यस और नो। तो अगर JTD नहीं होगा तो जेड आउट भी आपका पॉसिबल ही नहीं है। अगर जेड आउट पॉसिबल नहीं है तो एक्सट्रीम जेड आउट केस कैसे आएगा, अगर एक्सट्रीम जेड आउट केस नहीं आएगा तो आपका स्प्लिट कैसे करेगा। तो इसलिए मैं बताया कि स्क्वायर प्लानर के लिए JTD आपकी जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट फॉर्मेशन होते हैं। हम सिर्फ स्प्लिटिंग को बताने के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे स्प्लिट होता है। यहां वो फॉर्मूला आपको यहां पे तो लग जाएगा, वो स्प्लिटिंग ऐसा ही होगा, लेकिन वो यहां पे जो तुक्का हम मारते हैं वो यहां पे लग जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं लग पाएगा क्योंकि D8 में हमें पता है कि JTD होता ही नहीं। तो D8 में जो होता है उसको हम कैसे समझते हैं स्यूडो JTD से। D8 में जो होता है उसको हम कैसे समझते हैं स्यूडो JTD से। अभी मैं आपको समझाता हूं वो क्या है। Explanation of Ni2 plus by PJTD means pseudo JTD। तो अब क्या करते हैं हम एनालिसिस ऑफ D8 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दो तरीके से हम समझेंगे, डिफरेंशियल रिपल्सन मेथड से, दूसरा आपका क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका ये वाला केस एनालिसिस ऑफ D8 मीन स्यूडो JTD का केस, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को पता है कि ये मैंने और एक बार स्प्लिट कर दिया D8, ठीक है 6 7 8। तो ये आपका क्या है सिमेट्रिकल है। आपको क्या दिख रहा है, ठीक है सिमेट्रिकल है नॉन ED है, ये सर नो। क्या है एक्चुअली नॉन ED है या फिर सिमेट्रिकल है, ये हम अब देखते हैं, ठीक है। एक्चुअली इज इट ट्रू, एक्चुअली ये है या नहीं, मीन्स नॉन ED स्टेट और सिमेट्रिकल स्टेट ये एक्चुअली है या नहीं है। अब हम समझते हैं स्यूडो JTD को। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोऑर्डिनेशन हो या इनऑर्गेनिक हो,
आप अगर समझते जाएंगे, एक दूसरे के साथ लिंक करते जाएंगे, तभी आपको मज़ा आएगा। आपको क्या लगता है कि हम रट्टा मार लेंगे? रट्टा तो मार लेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आपको अच्छा सा रैंक रखना है, जितना मुझे पता है, जो क्वेश्चन किसी को नहीं, मतलब ज़्यादातर बच्चों को नहीं आ रहा होगा, अगर आपको वो क्वेश्चन सही से आप आंसर कर लिए ना, वहीं से आप मार्क का मतलब उनसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि सिली मिस्टेक सभी का होगा, उनका भी होगा, आपका भी होगा। वो किसी में आपसे ज़्यादा लाएंगे, आप किसी से वहाँ उनसे ज़्यादा लाएंगे, लेकिन उनसे आप ज़्यादा मार्क तभी रख पाएंगे, एक तो आपको सिली मिस्टेक कम करना पड़ेगा, दूसरा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अगर उनको जो क्वेश्चन आ नहीं रहा होगा या फिर वो समझ रहे होंगे कि सही है लेकिन वो गलत है, और वो क्वेश्चन आपको सही से आ गया, तभी आपका मार्क वहाँ से क्या होगा, एक बहुत बड़ा जंप लेगा। इसीलिए मैं बार बार आपको जितना बेसिक सा हो सके वहाँ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको D8 में आप सभी पढ़े होंगे, D8 आपका स्क्वायर प्लानर होता है, लेकिन हमें ही पता है JTT में आपका क्या होता है, JTT क्या होता है, D8 में होता ही नहीं। और हम सभी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से ही JTT समझते हैं, ये सर नो। अगर ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से ही JTT हम समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, वो कभी हम नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बुक्स हम पढ़ते ही नहीं, और जहाँ से हम पढ़ते हैं वो जितना हमें समझाते हैं, वही हमें लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है, उसको आप जाके अच्छे से बुक पढ़िए, कोई भी अच्छा ऑथर का बुक पढ़िए, तब आपको समझ आ जाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैं लिखा ये, इज इट ट्रू, आपको तो दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कि ये नॉन इड स्टेट है, सिमेट्रिकल स्टेट है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या हमेशा ट्रू रहता है? ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको दिखाएगा कि ये एक्चुअली कभी भी ट्रू नहीं होता। क्यों होता है आपका D8 में स्क्वायर प्लानर आपको, तो आप देखते हैं। मैंने आपको ये समझा चुका हूँ, समझाने की मतलब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। DZ² में आपका क्या होता है, दो लोब, यस और नो। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, वो आप करना, ये 2D का बोर्ड है, ठीक है। तो DZ² में आपका क्या होता है, लिगैंड। लिगैंड का अप्रोच क्या होगा, दो लिगैंड की वजह से आपको क्या होगा, रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय टू लिगैंड्स, यस और नो। अगर D उससे पहले मैंने आपको क्या बोला, इनकी बात छोड़ दीजिए, यहाँ पे एक है, ये एक है, dx² y², dz², ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन DZ² में भी रह सकता है, इलेक्ट्रॉन dx² y² में भी रह सकता है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जब DZ² में आपका इलेक्ट्रॉन है, तो DZ² में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या है, आपका रिपल्सन आपका एक्सपीरियंस कितने लिगैंड के ओर से हो रहा है, दो लिगैंड की वजह से रिपल्सन आपका हो रहा है। अगर x² y² में आपका इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन आपका कितने लिगैंड से लग रहा है, रिपल्सन आपको कितने लिगैंड से, रिपल्सन ये आपका DZ² में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिपल्सन एक्सपीरियंस्ड बाय 4 लिगैंड्स, ठीक है। तो L मीन्स लिगैंड। तो ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इनको क्या कर सकूं। मैं देख रहा हूं यहाँ पे रिपल्सन 4 लिगैंड का लग रहा है, और मैंने आपको बताया था 4 लिगैंड का रिपल्सन का मतलब है, ये आपको क्या करेगा, ये जनरली प्रिफर करेगा
कि मैं हमेशा dz² में रहूं, क्योंकि dz² में रहने पे मुझे क्या हो रहा है, रिपल्सन कम लगता है, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा लगने से आपका क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा आता है, जो कि आपको डिस्टेबिलाइज के तरफ ले जाता है। इसलिए हमेशा, ये आपको समझा चुका हूँ जेड आउट के केस में, कि हमेशा सभी चाहते हैं कि उन्हें रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहते हैं उन्हें रिपल्सन क्या लगे, कम लगे। तो यहाँ पे 2 लिगैंड का रिपल्सन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, dz(x²y² में इलेक्ट्रॉन रहने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 लिगैंड का रिपल्सन लग रहा है। ठीक है, तो जब आपका NiH2O6 2+, ठीक है, ये आपका क्या है, वीक फील्ड लिगैंड, हाँ या ना, वाटर आपका है वीक फील्ड लिगैंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये क्या करता है आपका, ये आपको बोलता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं कि मैं तुझे, ये जो है ये एक इलेक्ट्रॉन, मैं चाह क्या रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि इसको ले लेते हैं dz², ठीक है, मैं चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन हूं मैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि मैं यहां पे ना रह के यहां पे चला आऊं, ताकि मेरा रिपल्सन क्या हो जाए, घट जाए। मैं कहां पे चला आऊं, dz² में चला आऊं, ताकि मेरा रिपल्सन क्या है, घट जाए। लेकिन जब वीक फील्ड लिगैंड आएगा आपका क्या होगा, वीक फील्ड लिगैंड क्या बोलेगा कि मेरे पास तो इतना एनर्जी है ही नहीं ताकि मैं तुझे पेयरिंग करवा सकूं, हाँ या ना। तो पेयरिंग कौन करवाता है, हम पहले क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, पेयरिंग आपका हमेशा किससे होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आपका क्या कराते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आएगा वो बोलेगा कि मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं तुझे पेयर करवा सकूं, ठीक है, मेरे पास वो कैपेसिटी है कि मैं तुझे क्या कर सकूं, पेयरिंग करवा सकूं। अगर ये पेयरिंग करवा देगा तो हो क्या जाएगा, हो क्या जाएगा, ये आपका खाली हो गया, ये आपका है dz², ये तीनों है आपका dxy, आप स्प्लिटिंग में देखेंगे, ठीक है, dzx, ये तो मैं स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की बता रहा हूं सिर्फ, कि ये क्या हो गया आपका, यहां पे आ गया, पेयरिंग हो गया, हूंसुल डेविएट होगा यहां पे, ठीक है, डेविएशन यहां पे आएगा, लेकिन होगा क्या, इसको क्या फायदा मिलेगा, इलेक्ट्रॉन x² में ना रह के dz² में चले जाने की वजह से इसको क्या हुआ, रिपल्सन घट गया। दूसरी बात, इसको क्या मिल गया, ये नॉन ईडी स्टेट था, ये हो क्या गया, अभी देख सकते हैं आप, ये आपका, ये क्या है आपका ऑन सिमेट्रिकल है, तो ईडी स्टेट आ गया, ऑन सिमेट्रिकल स्टेट आ गया। अगर ऑन सिमेट्रिकल स्टेट आ गया तो यहां पे क्या होगा आपका, जेटीडी पॉसिबल हो जाएगा, यस और नो। जेटीडी हम तो यहीं पे करते हैं, जब ऑन सिमेट्रिकल या ईडी स्टेट आता है तभी हम करते हैं जेटीडी। तो यहाँ पे जेटीडी आ गया तो एनर्जी रिलीज की वजह से ये क्या होगा आपका, स्टेबल भी हो जाएगा, क्योंकि जेटीडी आ गया तो जॉन टेलर स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी आ जाएगा, और एनर्जी रिलीज की वजह से आपका क्या होगा, ये स्टेबल भी हो जाएगा। तो था क्या, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, पहले मैं लिखा था रिपल्सन इफेक्ट। रिपल्सन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा चाहता है उसके ऊपर कम रिपल्सन एक्सपीरियंस हो। तो dz² में 2 लिगैंड की वजह से हो रहा है, dx²y² में 4 लिगैंड की वजह से हो रहा है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन चाह रहा है कि मैं dx²y² में ना रह के dz² में रहूं, लेकिन वीक फील्ड लिगैंड उसकी ये मजबूरी को फुलफिल नहीं कर पाते। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आता है वो क्या करता है, उसका तो है कि पेयरिंग करवाना, तो जब वो पेयरिंग करवा देगा तो हो क्या जाएगा, नॉन ईडी स्टेट आपका क्या हो जाएगा, ईडी स्टेट हो जाएगा। ईडी स्टेट आ गया तो ऑन सिमेट्रिकल, तो जेटीडी यहाँ पे आ गया, तो जेटीडी आ गया तो होगा क्या आपका, स्टेबिलिटी में आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्यूडो जेटीडी। मीन्स ये दिखने में लगता है, मतलब ये ऐसा ही होता है, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है,
इस तरह का जेटीडी केमिस्ट्री एक ऐसा ही चीज़ है जो एक्सप्लेनेशन के मतलब बदौलत ही बनाए, हर चीज़ में आप एक्सप्लेन ही करो, ये ऐसा होता है। तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि स्यूडो जेटीडी, क्योंकि अगर आपको कोई पूछे कि क्या D8 में आपका जेटीडी है, तो आपका सिंपल सा आंसर आएगा नहीं, जेटीडी नहीं है, मीन्स फास्ट ऑर्डर जेटीडी नहीं है। अगर आपको कोई पूछे कि क्या सेकेंड ऑर्डर जेटीडी है, तो स्यूडो जेटीडी यहाँ पे होता है। इसलिए आपका क्या बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब D8 में आ जाता है, D9 में तो आप कॉपर के केस में डायरेक्टली समझ लेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हुआ, आ गया आपका क्या स्क्वायर प्लानर आ गया। लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में ही आप समझ पाएंगे कि पेयरिंग ये सब वगैरह वगैरह जो मैंने आपको समझाया ये होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो जेटीडी या फिर सेकेंड ऑर्डर जेटीडी। ठीक है, तो दिखने में ये नहीं है लेकिन होता है। ठीक है, तो आपने अभी क्या समझा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब D8 में आएंगे तो हो जाएंगे, उसके बाद जब आ गया जेटीडी आ गया तो स्प्लिटिंग आपका सेम ही आएगा जो मैंने आपको समझाया था 3D के केस में, 4D 5D के स्क्वायर प्लानर के केस में। ठीक है, तो नॉन एडी स्टेट का हमेशा क्या रहता है, पोटेंशियलिटी रहता है टू कन्वर्ट इनटू ईडी स्टेट व्हेन ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड comes. Non-ED state have the potential to convert into ED state with the help of SFL strong field ligand in D8 केस। ठीक है, होगा क्या, D8 आपका है नॉन ईडी स्टेट। ठीक है, पोटेंशियल इसके पास क्या है, पोटेंशियल टू बी एन ईडी स्टेट। ठीक है, पोटेंशियल टू बी एन ईडी स्टेट का मतलब है एक्चुअल। ठीक है, तो ये जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के संस्पर्श में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका जेटीडी फॉर्मेशन होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के संस्पर्श में आएगा तो ये क्या होगा, आपका एक्चुअल ईडी स्टेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जेटीडी होगा, जेटीडी होगा तो आपका क्या आएगा, स्क्वायर प्लानर आ जाएगा। ठीक है, तो जेटीडी के पास आप क्या लिख सकते हैं, एक्सट्रीम जेड आउट। ये आपका एक छोटा सा फ्लो चार्ट। तो डायग्राम हम कैसे दिखाएंगे, स्प्लिटिंग डायग्राम 6 8 DZ स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अनसिमेट्रिकल और ईडी स्टेट। So ZTD happens, Z out और एक्सट्रीम Z out। ठीक है, पॉसिबल। ये आपका था पूरा का पूरा समराइज आपका
किसका? D8 में आपका कैसे होता है JTD, D9 में आपका कैसे होता है JTD, कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, कहाँ पे आप D8 में क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ ही आप स्क्वायर प्लानर बना सकते हैं, वीक फील्ड के साथ आप क्यों नहीं बना सकते, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है। हम हमेशा बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग से क्या होता है, उनके बीच एनर्जी गैप जो है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वजह से इलेक्ट्रॉन फीलिंग आपका कैसे होता है, ये सब हमने समझ लिया। अब आ जाते हैं 5वीं JTD का एप्लीकेशन। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस, जिसको मैं बता रहा था आपका, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल में अगर आपका एक्सट्रीम जेड आउट होगा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा आपका एक्सट्रीम जेड आउट होगा, तो ऑक्टाहेड्रल आपका क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में अगर आपका एक्सट्रीम जेड आउट होगा तो ऑक्टाहेड्रल क्या होगा आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो D7 से D9 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में, D7 से D9 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, D7 से D9 स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आपका एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए, कोबाल्ट 2 प्लस प्लस 6Cn माइनस, कॉपर 2 प्लस प्लस 6Cn माइनस, Ni2 प्लस प्लस 6Cn माइनस। तो क्या होगा आपका फॉर्मेशन, आप खुद ही पता है, CO CN6 4 माइनस, Cu CN6 4 माइनस, Ni CN6 4 माइनस, नॉट एग्जिस्ट। इसीलिए क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे कि इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म में इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स की बात जब हम करेंगे रिडक्स रिएक्शन में, ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ेगा, कोबाल्ट हेक्सासियानो का कॉम्प्लेक्स हमें ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन हम वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम उसके बदले क्या लेंगे, COCN5 3 माइनस, COCN4 2 माइनस, इन ये सब इंटरमीडिएट लेके हम अपना क्या करेंगे, काम करके चले जाएंगे। ये सब हम पढ़ेंगे आगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स में। COCN5 3 माइनस, COCN4 2 माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ये आपका क्या है, स्क्वायर प्लानर। तो ये इसलिए मैंने बताया कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, हमें चाहिए होगा तब भी वहाँ पे हम पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट लेके हम चले जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। disproportionation of Au2 plus in octahedral complex। ठीक है, Au2 plus का डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है।
हमें पता है 3D सीरीज में क्या होता है आपका, 3D सीरीज में क्या होता है आपका, ZTD हाई होने की वजह से, ठीक है, ZTD हाई होने की वजह से D9 का केस, ठीक है। ZTD बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहेगा तो मैंने आपको क्या बोला है, एक्सट्रीम जेड आउट होगा, एक्सट्रीम जेड आउट होगा तो आइदर आपका काइनेटिक रिएक्टिविटी शो करेगा या फिर बॉन्ड टूटेगा, यस और नो। तो जनरली क्या होता है, काइनेटिक रिएक्टिविटी में भी आपका एक बॉन्ड आपका क्या होता है, रिप्लेस होता है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, यस और नो। तो 3D सीरीज में ZTD आपकी ज़्यादा होने की वजह से, जेड आउट आपका एक्सट्रीम होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक करता है, ठीक है। लेकिन 4D 5D में आपको लोगों को खुद ही पता है कि यहां पे क्या होता है आपका, ZTD और ज़्यादा, और ZTD और ज़्यादा मतलब स्टेबिलिटी भी और ज़्यादा। तो जहां पे स्टेबिलिटी आएगा, अगर यहां पे बॉन्ड टूट रहा है लेकिन यहां पे क्या होगा, बॉन्ड डज नॉट ब्रेक, बॉन्ड क्या होगा आपका, टूटेगा नहीं। यहाँ पे भी हाई ZTD, यहाँ पे भी हाई ZTD, लेकिन दोनों का केस डिफरेंट, कि यहाँ पे ZTD होने की वजह से बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ZTD होने की वजह से भी बॉन्ड आपका नहीं टूट रहा है। इसी से हम शुरुआत करेंगे। डिस्प्रोपोर्शनल ये आपका है 6, ठीक है। तो 3D कॉपर HgAu, ठीक है, ये आपका है 3D 4D 5D। नीचे जाने पे हमें क्या पता है, जेड इफेक्टिव आपका क्या होता है, बढ़ता है। नीचे जाने पे आपका क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। तो मेटल और लिगैंड का बॉन्ड क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग। नीचे जाने पे आपका क्या होता है, डाउन द ग्रुप। जेड इफेक्टिव आपका बढ़ता है, अगर जेड इफेक्टिव आपका बढ़ेगा तो मेटल लिगैंड बॉन्ड क्या होगा आपका, स्ट्रांग हो जाएगा। तो लेकिन वही नीचे जाने पे ZTD आपका क्या होता है, वो भी स्ट्रॉन्गर, ठीक है, डाउन द ग्रुप स्ट्रॉन्गर। तो मेटल लिगैंड बॉन्ड क्या होता है आपका, जितना ZTD स्ट्रॉन्ग, मैं आपको क्या बताया यहाँ पे कि बॉन्ड जितना ZTD होगा, यहाँ पे नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहा है, वो तो मैंने पहले बता दिया। लेकिन आप खुद ही समझिए कि जहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ZTD वहाँ पे क्या होगा, मेटल लिगैंड बॉन्ड क्या होगा आपका, लॉन्ग भी हो रहा है, यस और नो। अगर लॉन्ग होगा तो टूटना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा बड़ा तो है लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ भी उस बॉन्ड में है। क्यों वो स्ट्रेंथ आता है, यहाँ से हम समझते हैं। इसलिए बोला जाता है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है लेकिन बॉन्ड टूटता नहीं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा नीचे आएंगे तो आप ये मत समझ लेना कि जहाँ पे ज़्यादा ZTD तो बॉन्ड टूटेगा, ये कैसे आपका बॉन्ड टूटेगा नहीं, डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो जाएगा लेकिन बॉन्ड टूटेगा नहीं Au2+ में। लेकिन Cu2+ में आप कर सकते हैं। ZTD की वजह से आपका क्या हो रहा है, ZTD की वजह से आपका एक्सट्रीम जेड आउट केस में आप स्क्वायर प्लानर स्प्लिटिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे मेटल लिगैंड बॉन्ड आपका लॉन्ग होने से भी आपका स्ट्रॉन्गर भी है, ठीक है। तो कॉपर के केस में आपका क्या होगा इसीलिए आपको क्या पढ़ाया मैंने, कॉपर के केस में, इन केस ऑफ कॉपर, इन केस ऑफ कॉपर ऑक्टाहेड्रल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि बॉन्ड क्या होता है आपका, टूट जाता है। बट इन केस ऑफ Au2+ bond does not break, rather
डिसप्रपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट, ठीक है। बॉन्ड टूटता नहीं, रादर क्या होता है, डिसप्रपोर्शनेशन दिखाता है। आप समझते हैं डिसप्रपोर्शनेशन क्या होता है। Au2+ का D9 का केस, ये आपका क्या है dz², ये आपके है dxy dyz dzx, ये आपके हैं dxy, ऊपर हैं आपके, इनको थोड़ा ऊपर लिखते हैं dx² y², ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक तो ये हो गया D9 का कैसे, तो ऊपर गया एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ा है आपका। मैंने आपको बताया जो भी इलेक्ट्रॉन ऊपर पड़ा है उसका क्या है, एनर्जी उसका ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा का मतलब क्या है, अनस्टेबल, हाँ या ना। तो हमेशा जाता है कि मैं कितना कैसे भी हो स्टेबिलिटी की तरफ चला आऊँ, वो क्या चाहता है, हमेशा जाता है कि मैं कैसे भी हो स्टेबिलिटी की तरफ चला आऊँ। तो वो ढूंढता है कैसे आएगा स्टेबिलिटी की तरफ, उसको और एक क्या मिल जाता है, Au2+, ठीक है। इसका भी मजबूरी है क्योंकि इसके पास भी है, अगर ये Au2+ के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा जो Au2+ होगा उसके पास भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हमें तो कोई पूछ नहीं रहा है, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर बहुत ऊपर एनर्जी में ऊपर रह के हमें अनस्टेबल की तरफ ले रहा है, चलो हम दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। हम दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, मीन्स मैं तुझको अपना इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो तू क्या हो जाएगा, D10 हो जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे चला आया तो ये क्या होगा आपका, अब देखते हैं नया, तो ये होगा क्या, ये हो जाएगा आपका D10, एक इलेक्ट्रॉन चला आया और ये आपका क्या बच गया, D8, और D8 D10 आप लोगों को पता है कि ये आपका ऊपर इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ये स्टेबल है, D10 में आपका JTD भी नहीं होगा तो ये भी आपका क्या है, स्टेबल है, यस और नो। तो दोनों स्टेबिलिटी के तरफ आ गए, ये D10 हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हो गया D8 हो गया कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका हो गया D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो Au2+ क्या था, देता है Au3+, और एक क्या है आपका Au2+, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है आपका Au+, दोनों को मिला दें तो क्या हो गया, 2Au2+ गिव्स Au3+ प्लस Au+, ठीक है। तो कॉपर के केस में आपको मैनी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, लेकिन Au के केस में आपको रेयर ऑक्टा कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है। और इसके केस में आपका वीक फील्ड लिगैंड में भी आप कर सकते हैं ऑक्टा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। वीक फील्ड लिगैंड तो आपका नहीं आएगा, जेट मतलब कॉपर D9 का केस है, ठीक है। तो वीक लिगैंड, सिर्फ वीक फील्ड लिगैंड नहीं, वीक लिगैंड आप अगर वाटर ऐसा कुछ लग रहा है तो ये आपका तो 6+ बना सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका
4D 5D में ये सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह एक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका रेयर ऑक्टा कॉम्प्लेक्स दिखाएगा क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, लेकिन कॉपर आपका मैनी ऑक्टा कॉम्प्लेक्स दिखा सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा D8 है तो स्क्वायर प्लानर। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, which of the following reaction has highest inert value? 2Cu2 plus gives Cu3 plus Cu plus 2Ag2 plus gives Ag3 plus Ag plus 2Au2 plus gives Au3 plus Au plus 2Ni2 plus gives Ni3 plus Ni plus। तो आंसर क्या आएगा आपका 2Au2 plus gives Au3 plus Au plus। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कॉपर का। अगर ये अगर आपका हुआ कॉपर में इलेक्ट्रॉन D9 के केस में, तो ये आपका Ag का, ये आपका आएगा Au का, बहुत ज़्यादा एनर्जी, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन के पास होगा। तो ये था आपका आज का एनर्जी, तो मीन्स अनस्टेबल ज़्यादा होगा। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। तो ये था आपका आज का पूरा क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ CFSE पढ़ेंगे, उसके बाद हम फाइनल आगे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।